नमस्कार। आज का पाठ है देश प्रेम। इस पाठ की लेखिका हैं अनामिका। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे। अनामिका जी का जन्म 1961 के उत्तरार्ध में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की है। अनामिका निबंध लिखती है, अखबारों और पत्रिकाओं में स्तंभ लिखती हैं, कहानियाँ और उपन्यास रचती हैं, कविताओं और उपन्यासों का अनुवाद संपादन करती है और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करती हैं। एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में व्याख्यान देने से लेकर नारीवादी पब्लिक स्फीयर में सक्रिय रहने तक वे और भी बहुत कुछ करती हैं, पर सबसे पहले और सबसे बाद में वे एक कवित्री हैं। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं: गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ। इन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनमें है राजभाषा परिषद द्वारा 1987 में सम्मानित किया गया, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1995, साहित्यकार सम्मान 1997, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान 1998, परंपरा सम्मान 2001 और साहित्य सेतु सम्मान 2004 में विभूषित हो चुकी हैं। इनका जीवन परिचय इतना ही था। अब हम लोग अपने पाठ पे आते हैं और कविताओं को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। अब शब्दों का अर्थ देखिए। कभी कभी का अर्थ है यदा कदा, अंदर का अर्थ है भीतर, अस्तर का अर्थ है कोट का भीतर का कपड़ा, छुपकर का अर्थ है चोरी से, बिल में का अर्थ है सुराख में, चिल्लर का अर्थ है खुले पैसे। अब पाठ की व्याख्या देखिए। कवित्री का मानना है कि जबकि जेब में डाला हुआ पैसा, कोट के भीतर का कपड़ा फट जाने पर नीचे ऐसी जगह जाकर छुप जाता है जिसे खोज पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ वह जैसे मानो छिप कर बैठा है जिसे कोई खोजना चाहे भी तो नहीं पा सके। अर्थात वह कहना चाहती है कि आज के परिवेश में हमारे देश की भावना की स्थिति फटे जेब में छुपे हुए चिल्लर पैसों की तरह हो गई है। जब उसका भार महसूस होता है तो हम उसे ढूंढ लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार छुपे हुए चिल्लर को तरह अपनी देशभक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं। कविता की दूसरी पंक्ति देखिए। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर पड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से, ऐसे ही छूटे पैसे सा। अब शब्दों का अर्थ देखिए। अचानक, एकाएक, ढूंढते मीन्स खोजते, अगर का अर्थ है यदि, अड़ गई का अर्थ है रुक गई, उद्घाटित होने का अर्थ है प्रतीत होते, गह्वर का अर्थ है गुफा या छिद्र। कभी कभी ऐसा होता है जब हम फटी जेब में हाथ डालते हैं तो उसमें बने गुफा जैसे छिद्र में उंगलियां फंस जाती है, तो उसकी तली में छिपे पैसों से उंगलियां टकराती है और पैसे के अंदर होने का आभास होता है। कवित्री ने लुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना पर प्रहार करते हुए कहा है कि किसी और कार्य को करते हुए लगे हाथ भी मौका लगता है तो देश प्रेम का प्रदर्शन भी कर लिया जाता है। कविता की पंक्ति देखिए। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छिपा हुआ मेरे ही कोने अंतरे में, मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। शब्दों का अर्थ देखिए। पैसे सा, पैसे के जैसा, कोने अंतरे में, हृदय के किसी कोने में, भारी भरकम बहुत महत्वपूर्ण, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना। जिस प्रकार के कोट के फटे अस्तर में पैसे छिपे बैठे रहते हैं,
उसी प्रकार से उनके मन में किसी कोने में देश प्रेम जैसी महान भावना छिपी होती है, जिसका अर्थ अपने आप बहुत कुछ होता है। आज की संस्कृति पर व्यंग किया गया है। कोट की फटी जेब के अस्तर में जब कुछ भारीपन महसूस होता है तो खोजने पर पता चलता है कि वह एक वजनी सिक्का है। आज के परिवेश में देश प्रेम की स्थिति भी कुछ ऐसे ही हो गई है। वह वजनी सिक्के की तरह ही हमारे लिए भारी हो गया है, जो काफ़ी खोजने पर किसी स्तर में पड़ा मिल जाता है, जिसे अपनी सुविधानुसार हम उसका प्रदर्शन कर लेते हैं। कविता की पंक्ति को देखिए। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझे डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। शब्दों का अर्थ देखिए। भारी भरकम का अर्थ है अत्यधिक वजन वाला। चीज़ों का अर्थ है वस्तुओं। डर का अर्थ है भय। प्यार का अर्थ है प्रेम। एकाएक जेब से जब वजनदार खुले पैसे मिले हो, वे बड़े आश्चर्य में पड़ी। उन्हें डर सा लगा कि यह इतनी वजनदार वस्तु क्या है, यह कहाँ से आ गई। किंतु जब उन्होंने उन पैसों को बाहर निकाला तो उन्हें देखकर उनको प्यार आ गया, क्योंकि आखिर वे थे तो काम के ही। पैसे चाहे जैसे और जिस रूप में ही क्यों न मिले, उसे काम का समझकर वे रख लेती हैं। आज के परिवेश में कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, चाहे वह देशभक्ति की ही क्यों न हो। हाँ, उस देशभक्ति के प्रदर्शन से यदि कुछ लाभ मिलने की संभावना हो तो वह प्यारी भी लगने लगती है। कविता की अगली पंक्ति देखिए। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। शब्दों का अर्थ देखिए। 26 जनवरी महीने की 26 तारीख। ठंडी मतलब ठंडी से भरी हवाएं। सुबह प्रातः तकिए बलिस्ते सिर के नीचे प्रयोग की वस्तु। ट्रांजिस्टर रेडियो खुला बजता हुआ। राष्ट्रगान राष्ट्र का गीत। कवित्री सोई थी। प्रातःकाल का समय था और 26 जनवरी का दिन था कि तभी उन्हें तकिए के नीचे से राष्ट्रगीत सुनाई पड़ा। वे यह समझ नहीं पा रही थी यह कैसे और कहाँ से आ रहा था, किंतु जब उन्होंने तकिया उठाया तो उसके नीचे रेडियो रखा था, जिसे वह बजता छोड़ दी थी। उसे से वह स्वर सुनाई पड़ रहा था। कविता की पंक्ति देखिए। एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। शब्दों का अर्थ देखिए। एक पल क्षण भर, मटिया दूं बंद कर दूं, सावधान सम्मान की मुद्रा में। अब कविता की पंक्ति का अर्थ देखिए। कवित्री कहती हैं, जब 26 जनवरी की सुबह राष्ट्रगान तकिए के नीचे बजने लगता है तो मन करता है एक पल सम्मान पल के लिए उस रेडियो को बंद कर अथवा अनसुना कर दे, किंतु उन्होंने किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने ऊपर पड़े कंबल को एक तरफ सरका दिया। उनके अंतर्मन में छिपी राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना ने उन्हें तत्काल खड़े हो जाने को प्रेरित किया। मान्यता यह है कि राष्ट्रगान के बजने पर राष्ट्र के सभी नागरिक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, किंतु अब तो तकिए के नीचे पड़े मोबाइल रेडियो पर राष्ट्रगान बजता रहता है और हम आराम से कंबल ओढ़े सोए पड़े रहते हैं। बल्कि ऐसा मन करता है कि अभी इस यंत्र को ही फेंक दे, किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनमने मन से ही राष्ट्रगान सुनकर खड़े हो जाते हैं। अतः आशा की किरण अभी जागृत है। कविता की पंक्ति देखिए। अजब चीज़ है प्रेम भी, मुँह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा
घरों में शब्द का अर्थ देखिए। अजब, विचित्र, प्रेम, प्यार या मोहब्बत। यूँ ही, ऐसे ही, झटके, एकाएक, तुरंत, जल्दी से। सिनेमा घरों चलचित्र गृह में। कविता का अर्थ देखिए। जब हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है तो एक बार प्रेम हो जाने पर अनेकों अव्यवस्थाओं के बाद भी उसकी याद आ ही जाती है। वर्षों पहले जब कभी चलचित्र गृह में मैं चलचित्रों को देखने में मग्न रहती थी, तब एकाएक मैं अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। जब उसमें प्राण गीत, राष्ट्रगीत को बजाया जाता था, लुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना को इतिहास के द्वारा उभारने का सफल प्रयास कवित्री ने किया है। कवित्री कहती हैं कि पहले सिनेमा घर में मैं भी जब राष्ट्रगान बजता था तो लोग उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते थे, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। कविता की पंक्ति देखिए। हेलेन के सभ्य कैबरे और भुखरी की गोली फुल झड़ियों के बाद जैमनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पे, और शुरू होता था जागरण, और शुरू होता था जन गण मन। ऐसे ही अब शब्दों का अर्थ देखिए। हेलेन एक प्रसिद्ध नृत्यांगना अभिनेत्री, कैबरे एक प्रकार का नृत्य, मुकरी एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, फुलझड़ी एक प्रकार की अग्नि कीड़ा जिसमें फूलों के समान चिंगारियां निकलती हैं। जैमिनी का अर्थ है सुंदर, टिमका का अर्थ है दिखाई। अब शब्दों के अर्थ के बाद हम कविता की पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। जब वे चलचित्र गृह में बैठी रहती थी और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हेलेन की नृत्य के साथ एक हास्य कलाकार मुकरी चार पंक्तियों वाली कविता अग्नि कीड़ा करती हुई सुनाई पड़ती थी। चित्रपट पर सुंदर रंगों रंग बिरंगे ढंग से लिखा हुआ समाप्त शब्द के साथ चलचित्र समाप्त होता था। जब राष्ट्रीय गान सुनाई पड़ता था और हम सीट छोड़कर उसके सम्मान में उठ खड़े होते थे, अर्थात फिल्म चाहे कैसी भी हो, संपूर्ण मसालेदार हो, उसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का नृत्य हो या हास्य अभिनेता मुकरी के हास्य दृश्य हो, ऐसे फिल्म के अंत में भी जब राष्ट्रगान बजता था हम उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाया करते थे। किंतु आज राष्ट्रगीत के सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कविता की पंक्ति देखिए। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब से आ रही है? अब शब्दों के अर्थ को हम लोग देखते हैं। छीजने का अर्थ है कम होने लगा, आवेग का अर्थ है उत्साह, जहां का अर्थ है संसार, धुन का अर्थ है स्वर, मोबाइल का अर्थ है दूरभाष यंत्र, जेब का अर्थ है पॉकेट। अब हम लोग व्याख्या करते हैं। अब धीरे धीरे देश की भावना कम होती जा रही है, किसी का इस तरह ध्यान ही नहीं है, तभी किसी की जेब में दूरभाष यंत्र से ध्वनि आने लगी कि सारे संसार से हमारा देश भारत अच्छा है। यह सुनकर कवित्री को आश्चर्य होता है। वे पूछती हैं कि क्या यह ध्वनि जो आ रही है वह आपकी जेब में बज रही है? अर्थात अब देश प्रेम को भी पैसे के रूप में जेब में रखकर लोग भूल गए हैं कि वह क्या है। अर्थात वो और दिन थे जब सिनेमा घरों में भी हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। आज राष्ट्रगान के प्रति वह श्रद्धा नहीं रही, वह सम्मान नहीं रहा। अब वह मोबाइल का ट्यून बन चुका है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा है।